पवन शर्मा जी, अभी उधर सीएम का नाम डिसाइड नहीं हुआ, उससे पहले ही आपकी पार्टी में टूट शुरू हो गई। 2-3 पार्षद आपके चले गए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने ज्वाइन करा दिया। विधायकों को लेकर भी अब डर तो होगा ही कि खिसके ना। देखिए आयुष जी, भाजपा ने तो कई सालों से आम आदमी पार्टी को तोड़ने की लगातार कोशिशें करी हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हमारे सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया इस मकसद से कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, पर वो सफल हो नहीं पाए। अलग की बात है। देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री का ऐलान करना भाजपा का इंटरनल मैटर है, लेकिन आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और आज भी दिल्ली के लोगों को ये नहीं पता मालूम चल पा रहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। जो दिल्ली के काम है वो काम पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमको बस चिंता इस बात की है, दिल्ली के लोगों को चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने को एक हफ्ते से ज्यादा लग गया, अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। 27 साल बाद इनकी सत्ता ही है, तो 10 दिन तो निकालना है। लेंगे ही। पवन जी, ऐसा कौन सा कंपल्शन है कि एक हफ्ते 10 दिन या कितने दिन में चुनना है? जैसा उनके पास लिबर्टी है, यूज कर रहे हैं वो। नहीं, इसमें कोई लिबर्टी नहीं। आयुष जी देखिए, जब तक आपको एक हफ्ते से ज्यादा दिल्ली का रिजल्ट आए हुए हो गया, अब तक ये घोषित नहीं कर पाए। और देखिए, बड़ा आसान सा था, आपको पूछा था कि इससे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हम हिंदू पार्टी है, सनातनी पार्टी। अरे भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा से सनातनी पार्टी से क्या लेन देन है? दोनों चीज एकदम अलग अलग है। इनके पास सिर्फ सारी बातों का निचोड़ निकलता है हिंदू पार्टी, हिंदू का ठेका इन्होंने ले रखा है, लेकिन है नहीं। देखिए, आज मुद्दों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का या दिल्ली के लोगों ने जो दिल्ली के लिए आदेश दिया, जनादेश दिया, अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जिम्मेदारी दी है दिल्ली का मुख्य अपोजिशन में बैठने की। आम आदमी पार्टी उसको अच्छे से निभाएगी और भाजपा ने जो जो बातें मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे निभाएंगे आप लोग? अभी तो पार्षद खिसकने लगे, फिर विधायकों के नंबर ना आ जाए, ये डर तो होगा ना आप लोगों को? नहीं, कोई डर नहीं है आयुष, बिल्कुल कोई डर नहीं है। हम तो 10 साल से भाजपा की सीबीआई, ईडी, पुलिस तंत्र, गुंडागर्दी सबको झेलते आ रहे हैं। उन्होंने लाख बार कोशिश कर ली आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाए और आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता खुद खड़ा हुआ है। कौशल जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करिए, फिर मैं ओनिका जी के पास जाऊंगा, इंतजार कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को वो सीएम दिया जो टेम्परेरी सीएम, आज तक पूरे देश में कभी टेम्परेरी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने कहा कितने महीने कि आतिशी जी तो एक टेम्परेरी सीएम है। थोड़ा याद नहीं होगा? अरे भाई प्लीज सुनिए, देखिए बारी बारी सुन लीजिए। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो बिहार का सीधे चुनाव आ गया, आराम से बोलेंगे। पवन जी, आपने अपनी बात रखी तो कम से कम जवाब तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में कहीं टेम्परेरी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। एग्जांपल दे रहे हैं ना, सुषमा स्वराज का है, तीरथ सिंह रावत का है, कई सारे सीएम आपने दिए जो चुनाव के ठीक पहले दिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं वही सुषमा जी को कहा आपने प्रोजेक्ट पार्टी, लेकिन जिसने टेम्परेरी सीएम का अगर लाया गया तो कहा नहीं गया कि ये सीएम के बारे में ना बताए, तो प्रोजेक्ट भी तो नहीं किया गया ना। समझ लीजिए, कोई पुष्कर सिंह धामी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया। जेल जाएगा, मीडिया के सामने बोलते हैं ये टेम्परेरी। एक बार कौशल जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद उनका जी के, उसके बाद आते हैं। हाँ बोलिए कौशल जी। मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसा सीएम आएगा जो जेल नहीं जाएगा, जो सीएम पद की गरिमा को बना के रखेगा। ऐसा कोई मंत्री भी नहीं होगा जो जेल जाए, और जेल भी जाते हैं नहीं, मतलब सरकार रहते जेल चला जाए सीएम, तो ये तो खैर एक्सेप्शनल केस अपने आप में बन जाएगा, वो भी बहुत चौंकाने वाला होगा। लेकिन उनका जी सवाल, अब कांग्रेस कहाँ है? बिहार की तैयारी हो रही, संगठन में फेरबदल, न 3 में न 13 वाली स्थिति है। आम आदमी पार्टी को आप लोग हरा के खुश हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी नहीं बढ़ा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? हालांकि आज उदित राज जी का स्टेटमेंट हमने सुनाया, उनका ही कहना है कि अब पीएमओ से सरकार चलेगी दिल्ली की। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखिए, 15 साल जब हम थे तब भी हमने काम किया ही है ना। तो ये तो है नहीं कि अगर 10 साल नहीं है तो कभी नहीं आएंगे, वक्त बदलेगा, आएंगे। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो है वो डिक्टेटोरियल पार्टी है। मैं ऐसे कहती हूँ सर कि जेपी नड्डा तो नाम खाते रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन मोदी जी आज ही डिसाइड करते हैं। तो डिक्टेटोरियल तो ये हुआ। और इतने महिला विरोधी हैं, ये क्या ही महिला को मौका देंगे? इनके एग्जाम्पल आपके सामने ही है। बहरहाल हमें ये देखना है कि जब सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, तो उस दौरान 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जी इन्होंने। ये तो इनकी परंपरा, इनकी ये हालत रही है जब ये दिल्ली संभाल रहे थे। और ये एमसीडी में जब थे तो क्या हाल किया, कूड़ा हर जगह किया। इस वक्त तो सर आपसे यही अपील है कि चलिए, आप जीत गए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि दिल्ली को अब बख्शे, दिल्ली को एक क्लीन पैसेज दीजिए, दिल्ली की जनता को राहत दीजिए। देखना यह है कि जो एलजी
हर बात में रोड़ा अटकाते थे। जब टीचर्स को बाहर भेजने का मौका आया तब नहीं भेजा गया, तमाम वो चीजें। अब देखना ये है कितने स्कूल और चमकते हैं, और जैसे हॉस्पिटल की हालत झरझर है। देखने वाली बात ये है कि मोदी जी एम्स का वायदा करते हैं तो दिल्ली सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या बेहतरीन आती है। आप हालत देखिए हॉस्पिटल्स की, भगवान न करे जब कोविड का समय था तो क्या ही हालत हुई थी। तो उससे एग्जाम्पल देते हुए मैं उम्मीद करती हूँ, अब तो डबल इंजन है सर, ये तो यही कहते हैं डबल इंजन। और ऐसा क्या कि इनके पास मुखौटे नहीं है, लोग नहीं है, ये तो अपने को बहुत टैलेंटेड कहते हैं। ताज्जुब इस बात का है सर, ये कहते हैं सुषमा स्वराज की डॉटर आ गई हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको पनिशमेंट क्यों? अरे भाई, अनुराग ठाकुर, आपके राजनाथ सिंह, तमाम वो नेता हैं जिनके बच्चे आ रहे हैं, इनका मीठा गप गप दूसरे का थू, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नहीं, उनका ये कहना है कि देखिए ये नेता है जिनके बेटे या बेटी जो भी पॉलिटिक्स में है वो एक पूरे प्रोसेस से आ रहे हैं। चाहे पंकज सिंह है तो पहले वो लोकल लेवल की पार्टी में काम करते हैं, फिर विधायक बने। ऐसा तो नहीं कि सीधे पार्टी के अध्यक्ष बन गए, अनलाइक कांग्रेस। उनका आरोप है नहीं तो बाकी जो जब खुद करते तो ठीक है सर, दूसरा करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती। तो काम की बात करें, ये बहुत हो गया, परिवारवाद, विदेशी, ये सब टंटे चल चुके हैं। अब इनका जो नैरेटिव है ना सर, अब नहीं चलने वाला। देखिए, आप इलेक्शन के टाइम में सारी ईडी सीबीआई सबको तो करते हैं, आप इलेक्शन कमिश्नर का हाथ देख लीजिए, आप ईवीएम के साथ वो अटैच करते वीवीपैट, आप उसकी पर्ची का मिलान नहीं करने को राजी, तो क्या हो रहा है देश में? तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये तो लेकिन उनका जी बड़ी अजब बात है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, 10 साल की सत्ता, आम आदमी पार्टी ने एक सवाल नहीं उठाया। अरविंद केजरीवाल आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि जो भी जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस शून्य पे सिमटी हुई है लगातार चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को अभी भी शिकायतें हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हरियाणा का चुनाव देखिए कितना परसेंट हमें आया, कितने हम 2% कम थे सिर्फ बीजेपी से। तो ये तो हमारी पार्टी भी कह सकती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कितना डिफरेंस है वोट परसेंटेज का? उनको इस चीज से सबक सीखना चाहिए ना सर। हम भी तो मंथन कर रहे हैं। तब तो जब चुनाव जब थे सर, जब जीते हुए थे सर तब ये कहते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है ना, तब वो बात अलग थी। अब कुछ अलग हो गया। तो आप ना विजन और मिशन तो क्लियर रखिए। तो ये दोनों नहीं, सवाल उनका जी ये भी है, जो आम आदमी पार्टी लगातार 3 चुनाव में, 2 चुनाव में अपने दम पर एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट लेकर आई, सत्ता में पहुंची, वो अगर इसको सहर्ष स्वीकार कर लेती है तो आप लोगों के पास तो न तो कुछ खोने के लिए था, न पाने के लिए था। आप लोगों को अभी भी शिकायत है, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा एक जंपिंग द गन सर। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो जीते उनको मुबारक, है ना, बट उसके बाद बाकी चीजें भी तो मंथन की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, हम तो अपना करेंगे। अरे, आपने महाराष्ट्र को लेकर आंकड़ा, आपने महाराष्ट्र पर सवाल उठाया था कि इतने वोटर जुड़ गए, इतने वोटर अचानक से जोड़ दिए गए। फिर चुनाव आयोग ने 2004 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा पेश किया कि भाई हर चुनाव में इतने आंकड़े आते ही आते हैं। फिर आपको स्वीकार करना पड़ा, या उस पर कोई पलटवार नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं कि अभी भी शिकायतें आपकी हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो मेन ऑपोजिशन में है, लगातार 2 बार सत्ता में रही, 3 बार सत्ता में रही अगर देखा जाए। उसके बावजूद उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भैया ठीक है, जनता का यही जनादेश था, हमारा वोट परसेंटेज इतना है, लेकिन सीटें इतनी है। सर 2 स्टेटों में रहने से कोई बिग डील नहीं है सर, है ना। मैं आऊंगा, जुम्मा 10 साल ही हुए हैं। जुम्मा 10 साल ही हुए हैं। ये नहीं कि लोकतंत्र में कार्यकाल 5 ही साल का होता है। अभी तक भारतीय लोकतंत्र में यही परंपरा रही, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। रामकृपाल सर, ये कांग्रेस की स्थिति कैसे सुधरेगी? सीएम कौन होगा, नहीं होगा, चलिए इस पर एक अलग रार दिख रही है, लेकिन कांग्रेस न 3 में न 13 में दिल्ली में कैसे स्थिति सुधर पाएगी? देखिए, ओनिका जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, जो ठीक है। उन्होंने कहा कि मिशन और विजन बीजेपी के बारे में कि शायद उसका ठीक नहीं है, या आप पार्टी का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस आज इतनी कमजोर क्यों है? एक तरफ एक पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है, और एक आपकी पार्टी में है तीसरी बार दिल्ली में 0 आ रहा है, और वो पार्टी मिशन और विजन की बात करती है। ये अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर क्यों हुई, अगर ये प्रमुख सवाल होता तो दूसरों की बज़्म दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। अरे भाई, सब में बहुत छेद हैं, आप इतने कमजोर क्यों हैं? इतनी बार जनता आपको नकार क्यों रही है? कांग्रेस को बुनियादी सवाल ये होना चाहिए, कांग्रेस को किसी को हराने के बजाय खुद को जीतने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप जीतेंगे तो दूसरा हारेगा ही। दिक्कत यह है
कि आप सारी एनर्जी इसमें खत्म करते हैं कि हम इसको हराएं कैसे। आप जीत की बात नहीं करते। इंदिरा गांधी कहती थी मुझे जीतना है, उसमें हार इम्प्लाइड होती है, लेकिन आप किसी को हराने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए 3 बार दिल्ली में आप जीरो पाए। तो मेरा मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं, आज का टॉपिक तो आप पर ये बीजेपी पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, दिल्ली का चरित्र बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ न तो किसी को क्षेत्रीयता है, न जातीयता उस तरह से है, न धर्मांधता है। तीनों चीजों से फैक्टर अलग हैं। अगड़ा पिछड़ा भी नहीं है। यहाँ सिर्फ ये होना चाहिए जो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं यमुना नहीं साफ कर पाया, मैं माफी चाहता हूं सड़कें नहीं बनवा पाया यूरोप की तरफ। तो सीधी बात है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बहुत अच्छी बात है। जब मोदी जी मॉनिटर कर रहे होंगे तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात होती है कि सेंटर से ऊपर से जब पॉलिसीज साफ हैं, जब नीतियां साफ हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत क्यों आए। आप टाइम बाउंड प्रोग्राम मोदी जी देंगे और टाइम बाउंड दिल्ली में काम होगा। वो टाइम बाउंड काम करने वाला एफिशिएंट अधिकारी कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, ये बीजेपी डिसाइड करे। ठीक है, उनका जी बोलिए। सर कौन से टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हो गए हैं? आपने सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज करके वही पॉलिसी तो आगे बढ़ाई। बताइए आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हालत है, इकोनॉमिक पॉलिसी बताइए आपकी। सीता सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पहली बात आई एक्सेप्ट व्हाट यू हैव सेड, बट मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी सर, आप इतने सीनियर हैं, हमें सीखना भी चाहिए आपकी बातों से, और शायद तभी भी हमारी जो कमजोरियां ठीक होंगी। पहली बात तो ये। लेकिन सर उसी ब्रेथ में मैं ये कहूंगी, आप किस आई फेल टू अंडरस्टैंड किस रूप में आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जब इकोनॉमिक स्टेटस की हालत देखिए। सीतारमण जी कहती है मैं तो लहसुन खाती नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि रुपए की कीमत गिरे, डॉलर की तो बढ़ रही है। ये तो कंपैरिजन है सर, कोई विजन उनका आगे नहीं है। चलिए, उनका जी आपको रामकृपाल सर को कन्विंस नहीं करना, जनता को कन्विंस करना था, उसमें आप लोग चूक गए। लेकिन सवाल यही है कौशल कांत जी, एक संदेश हमने देखा कई सारे चुनाव में दूसरे राज्यों को लेकर भी देखा जाता है। क्या बिहार फैक्टर या पंजाब फैक्टर जिसका सर्वेश जी जिक्र कर रहे हैं, ऐसी चीजें भी कंसिडरेशन में रहती हैं क्या? देखिए, संगठन सारे फैक्टर को कंसीडर करके एक उचित कार्यकर्ता को सीएम बनाएगा। लेकिन मोनिका जी जो कह रही थी वो परिवारवाद की बात कर रही थी, और जो इस तरीके से उन्होंने बांसुरी जी के बारे में बोला या अनुराग जी के बारे में, चलिए ठीक है, वो मुद्दा हो गया, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपनी सुविधा के हिसाब से आप दोनों लोग बोलेंगे, वो हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, सर्वेश जी सवाल वही है, क्या होगा ज्यादा बड़ा फैक्टर? बिहार हमारे पास चुनाव आगे है, देख ही रहे हैं आप, और बिहार में भी एनडीए के लिए चैलेंजेस हैं। क्या वहां पर भी बीजेपी पूर्वांचलियों को संदेश देने की कोशिश करेगी यहां से, या रामकृपाल सर ने जैसा कहा कि दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है, जाति वर्ग और बाकी मुद्दों के इतर बुनियादी पॉलिटिक्स है? जी हाँ, रामकृपाल जी का जो स्टेटमेंट वो 100% ट्रू है। इसलिए ट्रू है कि आप लोकसभा में देखिए, बीजेपी को सातों में सातों देती आई दिल्ली की जनता, लेकिन 2015-2020 में विधानसभा में क्या हाल किया। अभी जाके मैं बार बार आपके चैनल पे भी बोलता था कि वो जो लोकसभा का वोटर है, थोड़ा सा परसेंटेज अगर विधानसभा में दे दे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो बिहार के, मुझे नहीं लगता कि यहां अगर कोई सीएम बनेगा तो उसका फैक्टर जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से अलग है। वहां पे जातीय फैक्टर सबसे बड़ा जो है अहम है, फिर किसको अगड़े पिछड़े का सबसे बड़ा सवाल है। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा काम क्या होगा आयुष भाई, कि यहाँ पे डिलीवरी, जो अगर बीजेपी डिलीवरी, क्योंकि कहते हैं ना कि सरमुराए ओले पड़ने वाली बात है, 4-5 महीने में यहाँ पे रेनी से बारिश के मौसम आ जाएगा, जल भराव आएगा, उससे पहले इनको पूरे ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, लोगों को जो गंदा पानी मिल रहा है एक जो लोकल रिस्पांस पहले 100 डेज में इनको पूरा करना पड़ेगा। लोकल लोगों की शिकायत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ, तो आपको वो भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि और आम आदमी पार्टी को भी ठीक ठाक सा वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला, लेकिन उसकी करारी हार तय थी, शुरू से तय थी, चाहे पवन भाई माने या ना माने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया। अभी ओनिका जी कह रहे थे कि जुम्मे 10 साल की पार्टी आ रही, उसी पार्टी ने आपको 2 राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद आपके आने की भी उम्मीद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है वो करारी हार है। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर, इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। बाकी तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दहाड़ में चर्चा जारी है, अगला मुख्यमंत्री या बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं।